अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इशफाक हुसैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स राइज विद आरआई। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके चैप्टर नंबर 14 से। चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस के नाम से ये एक टॉपिक है हमारा, जो कि क्या बताता है। ये रेजोनेंस जो होता है, ये प्रोसेस होता है, ये फिनोमिना है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ही एक फिनोमिना आता है रेजोनेंस के बारे में। हमने पिछले टॉपिक के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये जो टॉपिक है ये भी हमारा थोड़ा सा जो फोर्स ऑसिलेशन पढ़ी थी, फोर्स ऑसिलेशन से रिलेटेड है काफी हद तक ये टॉपिक भी। लेकिन कैसे रिलेटेड है आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा उसमें और इसमें क्या फर्क क्या है मेन फोर्स ऑसिलेशन में और रेजोनेंस के अंदर। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। मजीद जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर हम इसकी कंप्लीट एप्लीकेशन वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। इसको रोजमर्रा हम कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और मैकेनिकल सिस्टम के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। कंप्लीट उस वीडियो के अंदर वो नेक्स्ट आ जाएगा। फिर आज फिलहाल हम स्टडी करते हैं प्रोसेस रेजोनेंस का। जी बेटा, रेजोनेंस रेजोनेंस क्या है? कहते हैं द फिनोमिना, ये एक फिनोमिना होता है इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स is equal to the natural frequency of is equal to the natural frequency is called resonance। मतलब क्या है कहने का? कहने का मतलब है ये एक फिनोमिना होता है। किस तरीके का क्या फिनोमिना होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है अप्लाइड पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स की, वो बराबर है किसके? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। तो फिर क्या होगा? उसको हम नाम देंगे रेजोनेंस का। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, जैसे सिंपल पेंडुलम है, वो आता है वापस फिर चला जाता है। ये सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एक झूले की, बच्चा जो झूले में बैठा हुआ यानी कि झूला झूल रहा है, तो क्या है, हम लेके आते ही उसको लेके आके इधर से हमने छोड़ दिया, छोड़ देंगे, हट जाएंगे, थोड़ी देर के बाद वो झूला यानी कि स्लो होता होता बिल्कुल रुक जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वो बच्चे को मुसलसल झूला देना है। फिर हम क्या करते हैं, हमने झूला दिया, उसको लेके इधर से छोड़ा, छोड़ के वो जाएगा बच्चा, फिर वापस आएगा, हम इधर से फिर दोबारा फोर्स लगा देंगे उसमें, फिर जाएगा, फिर वहां से फिर वापस आएगा, फिर फोर्स लगा देंगे। यानी कि एक पूरी एक पीरियोडिक फोर्स है, फिक्स्ड टाइम पीरियड पे हम लगा रहे हैं कि जैसे वहां पे जाता है, जाके वापस आता है, तब इधर से उसको पुश मिलता है। तो ये एक पूरे टाइम पीरियड के हवाले से हम फोर्स लगा रहे हैं उसको। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसके जाके वापस आने की मखसूस फ्रीक्वेंसी बन रही है, और इधर से मखसूस टाइम पे जो है ना वो फ्रीक्वेंसी लग रही है, ये यानी कि फोर्स लग रही है। दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में हो जाती है मैच, दोनों की फ्रीक्वेंसी हो जाती है इक्वल। अब ये जो नया फिनोमिना पैदा हो जाएगा, इसका नाम होता है रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, वो जो झूला है पहले जहां तक गया था, अब पीछे से जब कुछ मिला दोबारा से दूसरी वो जाने से, वापस जाने से, तो फिर क्या होगा, वो पहले जहां तक गया था ना, अब उससे आगे चला जाएगा। मतलब मीन से उसका एम्पलीट्यूड था, अब एम्पलीट्यूड आगे बढ़ जाएगा। फिर जब वापस आएगा तीसरी दफा जब हम पुश करेंगे तो पहले से भी और ज्यादा आगे पहुंच जाएगा। मतलब जब फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के हमारी पीरियोडिक जो फ्रीक्वेंसी है एक्सटर्नल फोर्स की, वो जब हो जाती है ना मैच, आपस में बराबर हो जाए, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो वाइब्रेटिंग जिस्म का, या फिर सिंपल पेंडुलम का, या फिर उस झूले का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो वो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाया करता है। तो उस फिनोमिना का नाम होता है रेजोनेंस। तो हम ये कहते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड ड्राइविंग फोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए, किसकी इक्वल हो जाए? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। वो जो खुद ब खुद उसने आने जाना है, उस फ्रीक्वेंसी के हमारे लगाने वाली फ्रीक्वेंसी की फोर्स बराबर हो जाए अगर, तो उस फिनोमिना को नाम दिया जाता है रेजोनेंस। और अगर बराबर नहीं तो कोई एक इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो जाए, हमने पहले 5 लगाई गई है, वो यानी कि 2 सेकंड के बाद उसने अपना चक्कर कंप्लीट करना है, फिर हम 2-2 के हवाले से उसको यानी कि 4 सेकंड बाद लगाएं, या 6 के बाद लगाएं, या 8 सेकंड के बाद लगाएं। इंटीग्रल एक मल्टीपल, लेकिन जब उसका चक्कर कंप्लीट यानी कि पूरा चक्कर हो कंप्लीट, तब हम लगाएं। ये ना हो कि अभी वो ऑब्जेक्ट आ रही थी हमारे साइड में, हम दरमियान में पहुंच गए और फिर वो फोर्स लगाएंगे, ये रेजोनेंस नहीं कहलाएगा। अपना चक्कर यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगी, हमने तब उसको पुल करना है और पुश करना है, तब जो है उसको धकेलना है कि वो आगे जाए, उसका नाम होगा ये इंटीग्रल
फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट क्या है, हमारे पास एक इंटीग्रल फ्रीक्वेंसी f1 है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो फिर रेजोनेंस पे उसकी फ्रीक्वेंसी सेकंड पे हम लगाएंगे 2f1 लगाएंगे, तीसरी फ्रीक्वेंसी 3f1 हो जाएगी, कोई भी फ्रीक्वेंसी हम निकालना चाहे तो nf1 वो हो जाएगी, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। ठीक हो गया बेटा, ये था हमारा टॉपिक कौन सा, ये है रेजोनेंस की डेफिनेशन वगैरह, ये उस चीज के बारे में आ जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन का टॉपिक हमने कल डिटेल से पढ़ा है, पिछली वीडियो में डिटेल से मौजूद है। मजीद डेफिनेशन हम यहाँ पे उसके बारे में मजीद बता देते हैं। क्या है, कहते हैं व्हेन अ पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स is applied to an oscillator to maintain its motion, resulting oscillations are called force oscillations। यानी कि मतलब क्या है, कहने का होता क्या है, कहते हैं कि व्हेन अ पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से जो फोर्स लगाई जा रही है, अप्लाइड टू एन ऑसिलेटर, किस पे लग रही है, उस ऑसिलेटर पे, जो चीज वाइब्रेट कर रही है उस वाइब्रेटर पे फोर्स लग रही है। किस लिए लगा रहे हैं, ताकि वो अपनी फोर्स, अपनी वो मोशन को मेंटेन रख सके, वरना अगर हम ना लगाएं, वो फ्रिक्शन की वजह से, एक्सटर्नल वो फोर्सेस की वजह से वो डैम्प हो जाएगी मोशन उसकी, वो रुक जाएगी। हम क्या चाहते हैं, वो रुके ना, मुसलसल वो कंटिन्यू रखे अपनी मोशन को। हम क्या करते हैं, बाहर से बार बार उसको पुल किया जाता है, वो पुश किया जाता है, बार बार बाहर से फोर्स लगाई जाती है, जो रिजल्ट में अब ये ऑसिलेशन होंगी उनका नाम होगा फोर्स ऑसिलेशन, क्योंकि हमने बाहर से फोर्स लगाई है, इसलिए उसका नाम फिर फोर्स ऑसिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट जाती है ड्राइविंग फोर्स का नाम से। ड्राइविंग फोर्स क्या चीज है, ये भी एक फोर्स है जो हम उसको बाहर से लगा रहे हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट मुसलसल कंटिन्यू रखे अपनी मोशन को। उस जो बाहर से फोर्स लगा रही है ना, एक्सटर्नल फोर्स, उसका नाम होता है ड्राइविंग फोर्स। कहते हैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स दैट कीप्स द ऑसिलेटर वाइब्रेटिंग, यानी कि वो एक्सटर्नल बाहर से लगने वाली फोर्स है जो कि उस जिस्म को, उस चीज को, उस पेंडुलम को, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले ऑब्जेक्ट को अपनी मोशन के अंदर वाइब्रेट करवाती रहती है, उसका नाम होता है, क्या नाम होता है उसका, ड्राइविंग फोर्स नाम होता है। कहता है इट्स फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। वो जिस फ्रीक्वेंसी से बाहर से हम लगा रहे हैं उसमें, उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होगा, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का। यानी कि जो फोर्स लगेगी, फोर्स का नाम होगा ड्राइविंग फोर्स, जिस फ्रीक्वेंसी से लगेगी उस फ्रीक्वेंसी का नाम होगा ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। जबकि हमने पिछले टॉपिक के अंदर डैम्प्ड ऑसिलेशंस के अंदर पढ़ा था कि जब मोशन उसकी डैम्प हो जाती है, रुक जाती है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम हो जाया करता है। इनके ऑब्जेक्ट को अगर हम ला के छोड़ दिया, फिर जाएगी, वापस आएगी, लेकिन पहले से कम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, स्लो हो जाएगी, कम फासला तय करेगी, फिर जब जाएगी तो फिर भी कम हो जाएगा, वापस आएगी कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा ऐसा उसका एम्पलीट्यूड है वो कम होता होता एट द एंड वो रुक जाएगी। यानी कि इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस, यानी कि रेजिस्टेंस की वजह से उसकी जो फोर्सेस होती हैं वो लग रही होती हैं और वो डैम्प हो जाती है उसकी मोशन। यानी कि एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी है, कहीं ना कहीं से उस पर फोर्स लगी, जिस वजह से उसकी एनर्जी जो है वो जाहिर हो गई, वेस्ट हो गई, वो माहौल में चली गई, तो जिसकी वजह से जो है ना वो उसकी जो एम्पलीट्यूड है उसका वो कम हो जाया करता है और वो ऑब्जेक्ट रुक जाया करता है। जबकि ड्राइविंग फोर्स जब हमने बाहर से लगाई, यानी कि उसके जो एम्पलीट्यूड जितना कम होना था, हमने बाहर से फिर पुश कर दिया। जब बाहर से फिर पुश करेंगे, धकेलेंगे उसको दोबारा से और फिर फोर्स लगाएंगे, तो वो अपनी मोशन को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा, अपनी मोशन को बरकरार रखेगा, ऑसिलेशंस को जितनी यानी कि एम्पलीट्यूड पहले था अब उससे भी बढ़ जाएगा फिर उसका एम्पलीट्यूड, एंड प्रिवेंट द एम्पलीट्यूड फ्रॉम डिक्रीजिंग रैपिडली। जो उसका एम्पलीट्यूड अब कम होना था ना, अब कम नहीं होगा, एम्पलीट्यूड बरकरार रखेगा उसका। तो इसी चीज का नाम जो है ना वो रेजोनेंस का फिनोमेना पैदा हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या कहता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स ऑसिलेशंस डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब जो हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बाहर से लगा रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी और जो उस ऑब्जेक्ट की मूव करने वाली ऑब्जेक्ट की अपनी फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज हो गई आपस में मैच, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गई, फिर उसका एम्पलीट्यूड है वो बढ़ेगा। अगर मैच नहीं होती फिर उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाया करेगा। कैसे कि जैसे अभी वो ऑब्जेक्ट आई है, उसने चक्कर कंप्लीट कर लिया, एक्सट्रीम पोजीशन पे थी, फिर इधर से फोर्स फौरन लगी, अब वो जाएगी, फिर जब पहुंची ना एक्सट्रीम पे तब उसको फोर्स लगी, अब ये है मैच कर रही है आपस में,
यानी कि फ्रीक्वेंसीज आपस में दोनों मैच कर रही हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट अभी वहां से वो आ रही थी, अभी रास्ते में थी, मीन से थोड़ी सी आगे निकली, इधर से फिर वो उसका पुश कर दिया गया, वो इस तरफ आ रही है, हमने इधर से फोर्स लगा दी, अब वो इधर से वापस तो जाएगी लेकिन उतना डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएगी। ठीक हो गया, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है अब नहीं बढ़ेगा, ये फिनोमिना रेजोनेंस का प्रोड्यूस नहीं होगा। हमने रेजोनेंस के अंदर कहा एग्जैक्टली उसका क्या हो जाए, अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाए, अप्लाइड फोर्स के उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी हमारी अप्लाइड फोर्स की इक्वल हो जाए। अब अगर इक्वल नहीं होगी तो फिर उसका एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है उसका वो डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है किस चीज पे, रिलेशनशिप पे, कौन सी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी पे और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वो एम्पलीट्यूड उसका डिपेंड करता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट कुछ इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं। अगर हम एक बेस्ट एग्जांपल कौन सी है, वाइब्रेशंस ऑफ अ व्हीकल काज्ड बाय द रनिंग इंजन ऑफ इंजन, यानी कि जो एक गाड़ी चलती हुई गाड़ी है, यानी कि वो क्या है, वाइब्रेट कर रही है, मुसलसल के उसके पुर्जे याद हैं, वो यानी गाड़ी के इंजन के वाइब्रेशन की वजह से जो है वो वाइब्रेट करते जा रहे हैं, वो एक मखसूस फ्रीक्वेंसी जो है ना वो वाइब्रेट करते रहेंगे जब तक गाड़ी स्टार्ट खड़ी रहेगी। उसके जो इंजन है कि रनिंग की वजह से उसके गाड़ी के जो पुर्जे हैं, जो बॉडी है गाड़ी की, वो वाइब्रेट करती रहेगी जब तक इंजन चलता रहेगा, क्योंकि इंजन से उसको जो है ना वो फोर्स मिल रही है, इसकी वजह से वो मुसलसल वाइब्रेट करते रहेंगे। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। मजीद एक एक्सपेरिमेंट भी है जो कि हम घर के अंदर हम खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या करना है, हमने लेने हैं चार पेंडुलम लेने हैं, उसके दो दो करके वो पेयर, यानी कि दो पेयर अलग कर देने हैं, दो अलग कर देने हैं, दो अलग कर लेने हैं। वो जब दो अलग किए उनकी लंबाई यानी कि लेंथ है वो एक जैसी हो, जो दूसरे दो हैं उनकी लेंथ एक जैसी हो। जो पहले दो हैं इनका नाम ए और बी रख लिया, जो दूसरे दो हैं उनका नाम सी और डी रख लिया, यानी कि ए बी का एक जोड़ा बन गया, सी और डी का अलग से एक पेयर बन गया। तो हमने क्या करना है, एक और पांचवा पेंडुलम लेना है। ठीक हो गया, अब इन पांचवा जो पेंडुलम है ना वो उसका नाम हम पी रखेंगे, पहले ए बी सी डी, अब जो नया आया पांचवा उसका नाम हम पी रखेंगे। अब जो पी वाला पेंडुलम है ना उसकी लेंथ हमने अपनी मर्जी की बनानी है। किसकी मर्जी की बनानी है, या तो ए बी वाली लेंथ के बराबर आ जाए या सी डी वाली लेंथ के बराबर आ जाए, दोनों में से किसी एक के बराबर हो, जिसकी मर्जी इक्वल कर सकती है। या फिर फर्ज कर लें हम क्या करते हैं, पी वाली जो लेंथ है उसको हम खुद अपनी मर्जी से चेंजेबल बना सकते हैं, क्योंकि जब मर्जी हम चाहें उसको चेंज कर सकें। ठीक हो गया, ऐसे अब इन पांचों पेंडुलम को हमने क्या करना है, एक रॉड के साथ हमें बांध देना है ऊपर, और नीचे पांचों को फ्री छोड़ देंगे, फ्री हैंड छोड़ देंगे। ठीक हो गया, ये हम एक्सपेरिमेंट में थोड़ा थोड़ा रीडिंग भी साथ साथ करते जाते हैं। 4 पेंडुलम्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ सिंगल हॉरिजॉन्टल रॉड, यानी कि ये 4 पेंडुलम हमने क्या कर दिए, ऊपर इस रॉड के साथ ये 4 अदद ये पेंडुलम हमने सस्पेंड कर दिए, लगा दिए। फिर क्या होगा, दे कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स, उनके दो जोड़े होंगे। एक कौन कौन सा होगा, ए और बी का अलग होगा, जिनकी लेंथ कितनी होगी, ये दोनों की लेंथ L1 होगी, जबकि एक और जो पेयर है वो सी और डी का होगा और उनकी लेंथ जो है वो कौन सी होगी, वो L2 होगी। ये दोनों आपस में बिल्कुल सेम होंगे और ये दोनों आपस में इनकी लेंथ ये वाली सेम होगी। ये सेम है इसलिए इनकी लेंथ L1 है, ये दोनों आपस में सेम है इसलिए इनकी लेंथ L2 है। ठीक हो गया, ये 4 अदद ये पेंडुलम हो गए। फिर क्या करना है, अब फिफ्थ पेंडुलम P, एक पांचवा पेंडुलम P ले लेना है, इज एडेड, उसको ऐड कर देना है। इट्स लेंथ कैन बी एडजस्टेड, और ये किस तरीके का पेंडुलम है, ये पांचवा P वाला, इसकी जो लेंथ है हम एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी की चेंज कर सकते हैं, गेट टू मैच आइदर L1 और L2, इनके ऐसे इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। हमारी अपनी मर्जी है कि हम L1 के बराबर उसको कर दें या फिर L2 के बराबर हम कर दें, हमारी अपनी मर्जी है इसकी। इनके पांचवा ऐसा पेंडुलम लेना है। तो पहला फर्ज कर लें, हम क्या करते हैं, जो पेंडुलम P है इसकी लेंथ फर्ज कर लें, हम क्या करते हैं L1 वाली लेंथ के इसके बराबर कर देते हैं। ठीक हो गया, इसको हम ये बराबर, जैसे ये हमने बराबर बनाया हुआ है, इसके बराबर कर देते हैं। इनके अगर ऐसा हो जाए फिर क्या करेंगे, इसको लाएंगे इधर आके इसको छोड़ देंगे। अभी इसकी लेंथ और बी की लेंथ ये है बराबर, पी ए बी ये है आपस में बराबर। हमने क्या किया, सिर्फ पी को लाए, आके इधर छोड़ दिया, हमने ए बी सी डी को कुछ नहीं कहा, हम सिर्फ पी को लेके आए इधर, आगे छोड़ देंगे।
ये वाइब्रेट करेगा पी वाला पेंडुलम। ये जब वाइब्रेट करेगा तो इसकी लेंथ है जो वो एग्जैक्टली मैच कर रही है ए और बी के साथ। इसकी जो वाइब्रेशन होंगी वो ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएंगी बाय द रॉड, किसको, ए को, जिसकी लेंथ इसके बराबर होगी ना, इसकी लेंथ के जिसकी लेंथ बराबर होगी इसकी वाइब्रेशन उसी को ट्रांसफर होती जाएगी। इधर ट्रांसफर होगी, जब इधर नहीं हो सकती क्योंकि इसकी लेंथ कम है, इसलिए फिर ये वाली वाइब्रेशन आगे जाएगी, इसकी लेंथ बराबर है इसी के, इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, आगे फिर नहीं हो सकती। यानी कि हमने मूव करवाया मोशन दी सिर्फ पी को, पी की जो मोशन है, जो ऑसिलेटरी मोशन है, वाइब्रेशन है, वो ट्रांसमिट हो जाएंगी ए में और बी में। अब जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से ये पी वाइब्रेट कर रहा था ऐसे, अब ए भी उसी तरह वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और बी भी उसी तरीके से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, जबकि सी और जो डी है वो रेस्ट पे ही रहेंगे, वो वाइब्रेट नहीं करेंगे। हमने वाइब्रेट करवाया था सिर्फ पी को, पी की जो वाइब्रेशन हैं वो आगे ट्रांसफर हो गई हैं, ट्रांसमिट हो गई हैं ए में और बी में, उसमें ट्रांसमिट हुई जिसकी लेंथ इसके बराबर थी। ठीक हो गया, थोड़ा सा रीड करते हैं। व्हेन द लेंथ ऑफ पी इज मेड इक्वल टू L1 एंड सेट इट इनटू वाइब्रेशंस, L1 की लेंथ के बराबर करके इसको वाइब्रेशन में सेट कर दिया, द वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड, फिर जो इसकी वाइब्रेशन होंगी ट्रांसमिट हो जाएंगी थ्रू द हॉरिजॉन्टल रॉड। कहां से ट्रांसफर होंगी, ये रॉड के जरिए से, इसके जरिए से ये ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगी। फिर क्या होगा, पेंडुलम ए एंड बी हैविंग द सेम लेंथ ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड एज पी बिगिन टू वाइब्रेट विद एम्पलीट्यूड लार्जर ड्यू टू रेजोनेंस। यानी कि जो पेंडुलम ए होगा और बी होगा उसकी जो लेंथ है पी के सेम है, इसलिए वो भी लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, जबकि बट पेंडुलम सी एंड डी रिमेन्स एट रेस्ट, लेकिन जो सी और डी हैं ये हमेशा रेस्ट पे रहेंगे, ये मूव नहीं करेंगे। अब फर्ज कर लें हम जो इसकी लेंथ है वो ए और बी के बराबर नहीं करते, हम इसकी लेंथ क्या करते हैं, सी और डी के बराबर, यानी कि यहाँ से इसके बराबर ये कर लेते हैं, हम फिनोमिना इसका ये बना देते हैं, इसकी जो लेंथ है आप इसके बराबर ये कर दी, यानी कि सी और डी के बराबर कर दिया था हमने इसकी लेंथ, डी की लेंथ। तो अब क्या करेंगे, इसको ले आएंगे, इसको वाइब्रेशन में सेट करेंगे, अब इसकी जो लेंथ है वो मैच करेंगे सी से और डी से। अब जो इसकी वाइब्रेशन होगी वो ट्रांसफर हो जाएंगे सी में और ट्रांसफर हो जाएंगे डी में। अब डी और सी ये भी दोनों आपस में ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ, जबकि जो बी वाला है, ए वाला है, ये रेस्ट पे ही रहेंगे, ये मूव नहीं करेंगे। यही लिखा हुआ, इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम P इज चेंज टू L2 देन द पेंडुलम C और D वाला ये स्टार्ट कर देंगे वाइब्रेटिंग विद लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ, ये C और D वाइब्रेट करेंगे रेजोनेंस की वजह से, लेकिन जो A और B होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये रेस्ट पे ही रहेंगे, ये मूव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जबकि इससे नतीजा क्या निकाला हमने, रेजोनेंस अकर्स ओनली व्हेन द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जो ड्राइव कर रहे थे हम जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स वाली एग्जैक्टली मैच कर जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। देखिए सिस्टम की अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी तो उनका सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किस वजह से, रेजोनेंस की वजह से। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जो कि बेसिक चीज थी, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप इसमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है रेजोनेंस के बाद। ये था कंप्लीट टॉपिक हमारा रेजोनेंस का। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह समझ आई होगी, और अगर फिर भी कोई समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से फिर से दोबारा से आपको समझाया जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।